फ्रेंड्स, मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। पावर भी इसमें इंक्लूड है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। 3 वीडियो में पूरा चैप्टर आपको क्लियर करवा दूंगा मैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वर्क, ठीक है, वर्क पूरा इसमें हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर लास्ट वीडियो जो है वो पावर पर, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फॉर्मूला, सारा सब कुछ क्लियर आपको हो जाएगा। तो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल देना। इस वीडियो में ये टॉपिक होने वाला है, देखो वर्क समझेंगे हम, वर्क क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म क्या होती है और डे टू डे लाइफ में वर्क की डेफिनेशन क्या है वो भी बात करेंगे। एसेंशियल कंडीशन, वर्क टू बी डन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वर्क, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, नेचर ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क किन कंडीशंस में होता है, यूनिट ऑफ वर्क क्या है, फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या है, कैसे वो डेराइव करेंगे उसको, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ये सब इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज वर्क एंड एसेंशियल कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन इन डे टू डे लाइफ और एवरीडे लाइफ। वर्क मीन्स एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में यही होता है। एग्जामिनेशन वर्क की अगर हम बात करें ना, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, आप 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो या आप डिस्कस कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन पेपर पे, या इस तरह की जो चीजें हैं, यहाँ पर आप मेंटली वर्क कर रहे हो, है ना, मेंटली वर्क इन्वॉल्व। बट इन द फिजिक्स, बट इन साइंस, दिस इन दीज एक्टिविटीज द वर्क डन इज जीरो, ठीक है, वर्क डन जीरो है। यानी साइंस के हिसाब से वर्क क्या है वो हम उसकी बात करेंगे कि इन फिजिक्स साइंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। एंड फॉर दिस वर्क टू बी डन सम कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड, कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए। एंड व्हाट आर दीज एसेंशियल कंडीशन, essential condition for work to be done? So these essential conditions are these two conditions. First one is a force should be applied and a displacement should be there. ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी वर्क डन होगा फिजिक्स में, ठीक है। एक तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पे, और फोर्स अप्लाई होने के बाद में उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब वर्क डन हो रहा है, नहीं तो वर्क डन नहीं हो रहा है। अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स अप्लाई नहीं है, फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है वो जीरो है, तो भी वर्क डन जीरो है। एफ और एस दोनों चीजें होनी चाहिए, फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है तब वर्क डन हम कहेंगे। एसेंशियल कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन, देयर आर टू एसेंशियल कंडीशन। ए फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। दो कंडीशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई होना चाहिए और वो फोर्स अप्लाई होने पर वो ऑब्जेक्ट उस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए। इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ओनली वी कैन से दैट वर्क इज डन, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो ये है, अगर इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है बट इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसको हम वर्क डन नहीं कहेंगे, वर्क डन इज जीरो, ठीक है। दोनों होना चाहिए, फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और फोर्स अप्लाई होने पर उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन होगी तभी हम कहेंगे कि फोर्स वर्क इज डन। डेफिनेशन की बात करते हैं, देखो, work is said to be done only when the force acting on a body produce motion in it in the direction of the applied force. If a force is applied on the body and due to it the body is in motion, then only we can say that work is done on that body. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई होगा और फोर्स अप्लाई होने से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। देखो, डायरेक्शन यहाँ पर जरूर होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अगर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है तो मोशन की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है। अदरवाइज अगर अपोजिट डायरेक्शन है ये, तब वहां पर वर्क डन जो है ना वो अलग आएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फिर अलग वर्क डन होगा, जिसकी हम आगे बात करेंगे अभी। तो डेफिनेशन ये है कि वर्क इज सेड टू बी डन ऑन, और वी कैन से दैट वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ड्यू टू दैट फोर्स, then only we can say that work is done on the object. Work is said to be done only when the force acting on a body produce motion in it and in the direction of the force applied. The factors on which work done depend. अब देखो, वर्क डन जो है ना वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। अभी हमने यहाँ पर दो फैक्टर की बात कर रहे हैं, दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक तो फोर्स और एक दूसरा है मोशन या डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीजें ही हैं, तो ये दो फैक्टर है जिस पर वर्क डन डिपेंड करेगा कि भाई वर्क डन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कितना होगा, हाउ मच वर्क इज डन। इट विल डिपेंड ऑन दी two factors, and these two factors are the applied force on the object and second one is the displacement.
वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। इफ applied force is more, then more work will be done. If applied force is less or smaller force is acting on the object, then the less work will be done. Displacement of the body, body में displacement कितना हुआ है? अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन ज्यादा है, अगर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा हुआ है, कम हुआ है, थोड़ी डिस्टेंस से ट्रेवल करिए ऑब्जेक्ट ने, तब फिर वर्क डन भी कम होगा। तो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को शो लिख रहे हैं हम, एस यानी डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, उतना ज्यादा उस पर वर्क डन हो गया। तो वर्क डन ये दो कंडीशन पे, इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो, नो वर्क इज डन इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इट मींस नो वर्क इज डन। दोनों होना चाहिए, ठीक है, दोनों होने चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। किसी कांस्टेंट फोर्स से कितना वर्क डन होगा? यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है। देखो, व्हेन द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, फर्स्ट सिचुएशन, और सेकंड है कि व्हेन द बॉडी मूव्स एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब सिचुएशन क्या है? और जब ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन से एक एंगल बना के फिर मूव करे, तब क्या है? तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। When the body moves in the direction of the applied force, जैसे मान लो एक ब्लॉक है कोई, ठीक है, ए पोजीशन ए पे रखा हुआ है, इस पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है F, और ये यहाँ से मूव होके बी पोजीशन बी तक आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। जैसे मान लो ऐसे इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ही आगे की तरफ मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन सेम है। तब क्या होगा? व्हेन ए फोर्स F एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस S डिस्प्लेसमेंट इन इट, और F फोर्स की वजह से इसमें S डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, मान लो 1 मीटर 2 मीटर जितना भी हुआ, S डिस्प्लेसमेंट यानी ये कितना आगे तक मूव किया, वो इसका S डिस्प्लेसमेंट हो गया। S इज द डिस्प्लेसमेंट, F इज द फोर्स, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F मल्टीप्लाई S, F इंटू S हो गया। सो वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स F एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये हो गया। W इक्वल टू FS, ये हमारा फॉर्मूला आ गया वर्क डन का। इसी फॉर्मूले से हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हेन F एंड S बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तब ये फॉर्मूला सीधा सीधा हमें यूज करना है। अगर F और S सेम डायरेक्शन में नहीं है, जैसे मान लो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है F, और अप्लाइड ये F फोर्स की डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये वाली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल टू FS। अब अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस सेम डायरेक्शन में ना होकर अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? या मान लो ये F और ये S हो गए, अगर F की डायरेक्शन ये है और S जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तब ऐसे केसेस में क्या करना है? ऐसे केसेस में वर्क डन कैसे निकालना है? तो ये यहाँ पर आ जाएगा, व्हेन द बॉडी मूव एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसको हम समझ लें। तो दो सिचुएशन है, व्हेन द बॉडी मूव हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो W का फॉर्मूला आपको W इक्वल टू FS, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S अप्लाई करना है। सेकंड सिचुएशन है व्हेन द बॉडी मूव एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स से एक एंगल बनाते हुए अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे ये सिचुएशन है, मान लो ये कोई टॉय है और बच्चे ने यहाँ से इसको डोरी से पकड़ रखा है, एक धागे से बांध रखा है, अब वो इसको इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन वो मान लो वो जो टॉय है, जो कार है उसकी, वो ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली जा रही, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एंगल बन रहा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। अब ये एंगल कितना बनेगा उसके हिसाब से इस पर कितना अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में वर्क डन कितना हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर जो फोर्स है ना वो दो फैक्टर में या दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो एक्चुअली ये जो फोर्स है वो, यानी इसको तो हम कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और एक ये जो इसका इफेक्टिव फोर्स है वो ये है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इसका। भाई फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन मूव वो इस डायरेक्शन में कर रहा है,
ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव जो फोर्स है ना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह इसी डायरेक्शन में ही वो मूव कर रहा है। हालांकि फोर्स की डायरेक्शन ये है इसमें, लेकिन इफेक्टिव फोर्स डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन गया ना, ये एंगल ही थीटा है। यहाँ थीटा है ये एंगल। आप थीटा के बारे में पढ़ोगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 10th क्लास में, तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये एक ट्राइंगल है, मान लो कि भाई इन दोनों के बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में से ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये इसका हाइपोटेनस है, और ये एडजेसेंट साइड है ये वाली, ये इसका बेस का काम कर रही है। यानी हाइपोटेनस और बेस दो चीजें आ रही है। यहाँ पर देखो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। वहां पर आप पढ़ोगे वो हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसा करके वो है ना, जब आप वहां सारी चीजें पढ़ोगे साइन कोस टेन, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा मैथमेटिक्स में। तो कोस थीटा जो होता है वो बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका बेस क्या चीज है, ये वाला है, कौन सा, ओए, ओए बेस है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला जो फोर्स है वो है ओबी, ओबी, ठीक है। तो ओए अपॉन ओबी, ओ ए ये वाली क्या चीज है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, अपॉन ओबी क्या है, ये फोर्स है, जिस फोर्स से वो उसको खींच रहा है, तो ये एफ है, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ले लिया एफ, ठीक। अब यहां से अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकाले तो ये दोनों हो जाएगा कोस थीटा इंटू एफ, ठीक है भाई। अगर मैं इसको नीचे डिवाइड में 1 मान लेता हूँ और इन दोनों को क्रॉस इंटू करता हूँ, इन दोनों को क्रॉस इंटू करता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू 1, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू कोस थीटा इंटू एफ, यानी एफ कोस थीटा। तो यहां से मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई एफ कोस थीटा, यानी जो इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स भाई आपको वर्क डन निकालना है तो आपको एफ और एस चाहिए, एफ इंटू एस चाहिए। तो यहाँ पर एफ कौन सा है, ये वाला है, कौन सा, ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू हमने निकाल ली, ये आई एफ कोस थीटा, ठीक है, एफ कोस थीटा आई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास में एफ कोस थीटा, यानी एफ केवल एफ नहीं है, क्योंकि एंगल बन रहा है ना दोनों कंपोनेंट के बीच में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए। इसलिए ऐसे केसेस में जब एंगल बनाते हुए मूव करे ऑब्जेक्ट फोर्स के साथ में, एक एंगल से मूव करे, तब हमें एफ ना लिख के क्या लिखना है, एफ कोस थीटा लिखना है, एफ कोस थीटा इंटू एस। तो ये फॉर्मूला बन गया एफ एस कोस थीटा, एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। अब यह कोस थीटा यानी कोस कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में, दोनों कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में कितना डिग्री बन रहा है। अगर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब डायरेक्शन ऑफ एफ भी यही है और डायरेक्शन ऑफ एस भी यही है, 0 डिग्री, तब क्या होगा, तब हम यहाँ पर लिखेंगे एफ, यानी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, वह का हम फॉर्मूला लिखेंगे एफ इंटू एस इंटू कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू एफ एस करेंगे तो एफ एस ही हो जाएगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल केस में हम केवल यही फॉर्मूला लेते हैं एफ इंटू एस, साथ में कोस थीटा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोस 0 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये यही वैल्यू आने वाली है वर्क डन की, एफ इंटू एस, ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे। अब अगर ये 0 डिग्री हो या उससे ज्यादा 30 डिग्री का एंगल हो इन दोनों के बीच में, ठीक है, एफ और एस के बीच में, या 45 डिग्री एंगल है, या 60 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है कि, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है कि 120 डिग्री का एंगल है कि 180 डिग्री का एंगल है, ऐसे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ये है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है। जैसे इसको अपोजिट फोर्स, ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा यहाँ पर, है ना, रिटार्डेशन कहते हैं इसको। ब्रेक लगाने पर, जैसे गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होती है, पीछे की साइड में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के आगे की तरफ, तो अपोजिट 180 डिग्री का एंगल बन गया इन दोनों के बीच में ऐसे केसेस में। तो यहाँ पर कोस की वैल्यू देखो, अलग अलग इनकी वैल्यू होती है। जब कोस 0 डिग्री हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब मैक्सिमम वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। जब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल हो, मान लो ये 30 डिग्री का एंगल हो ऐसे इनके बीच में, तब ये 0.86 होता है, 0.86 होती है थीटा की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू। तो ऐसे केस में वर्क डन और कम हो जाएगा भाई। जो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा, कोस 30 है, तो यहाँ पर आप 0.8 डालोगे इसको, 0.8, ठीक है, और एक आप इसको 1 से इंटू कर रहे हो, तो वर्क डन कम हो गया ना, जब 30 डिग्री का एंगल बन गया तब, जब 0 डिग्री का एंगल था तो उससे, यानी 30 पे 45 पे 0.71 वैल्यू है, तो यहाँ पर भी वर्क डन कम आ जाएगा। 60 डिग्री का अगर एंगल है, मान लो ऐसे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 0.5 ही हो जाएगा, तो वर्क डन जो 0 डिग्री पे हो रहा था उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर। 90 डिग्री पर देखो, 90 डिग्री पर, ये इंटरेस्टिंग चीज है, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0 हो जाता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and direction of displacement are vertical,
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब W इज इक्वल टू एफ एस कोस 90 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ कोस 90 जीरो। ये पूरी वैल्यू जीरो है, तो अब हम अगर जीरो से इंटू करेंगे एफ इंटू एस को तो जीरो हो जाएगा ना सारा, तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन विल बी जीरो, इस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है और क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि जब एफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तब वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ एस कोस थीटा में कोस 90 डिग्री बन रहा है और कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, इसलिए वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। अब अगर 120 का एंगल बन रहा है, ठीक है, 120 का एंगल बन रहा है, मान लो ये इधर है और ये थोड़ा सा ऐसे यूं एंगल बन रहा है 120 का, तब वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 0.5 हो जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अगर एंगल बन रहा है 180, ठीक है, 180 का एंगल बन रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ एफ और ये डायरेक्शन ऑफ एस दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन गया, तो वर्क डन -1 है, सॉरी कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू -1, यानी वर्क डन तो फुल होगा, जितना होगा एफ इंटू एस वही आएगी, लेकिन माइनस में नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, कोस की जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से आपको देखना है। कोस 0 होता है +1 और कोस 180 होता है -1, तो इन केसेस में मैक्सिमम वर्क डन होगा जब एंगल क्या हो, या तो 0 डिग्री हो, दोनों सेम डायरेक्शन हो, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो, तब मैक्सिमम वर्क डन होगा। लेकिन इस केस में पॉजिटिव वर्क डन होगा और यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा, वैसे है। बाकी सब केसेस में कब होगा, 90 डिग्री स्पेशल है, यहाँ ध्यान रखना, 90 डिग्री का अगर एंगल बनते ही वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। नेचर ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। किन किन कंडीशन में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क होगा, देखो। पॉजिटिव वर्क इज डन व्हेन द एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल अगर बन रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 से कम का एंगल होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ये हो सकता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 10 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 से कम होना चाहिए। इन सभी केसेस में पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर 30 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो 0.8 वर्क डन हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है तो 0.8 है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पर वैल्यू 1 है, यानी इसको इंटू 1 करना है। अगर 45 डिग्री है तो ये इंटू हो जाएगा 0.7 से, अगर 60 डिग्री है तो 0.5 से। 60 डिग्री वाले केस में हाफ वर्क डन हो जाएगा, देखो एफ इंटू एस की जो वैल्यू आएगी उसका हाफ हो जाएगा 0.5, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है जब एंगल हो दोनों के बीच में लेस देन 90, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन कब हो रहा है, मैक्सिमम वर्क डन तब हो रहा है जब 0 डिग्री का एंगल है, यानी जब दोनों डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ एफ और डायरेक्शन ऑफ एस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तब मैक्सिमम वर्क डन होगा। अच्छा, इसकी सिचुएशन, ये सिचुएशन कहाँ हो सकती है ये देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अगर ये फ्रीली फॉल कर रहा है, तब इस पर केवल कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस पर काम कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। दूसरी चीज देख, जैसे मान लो कोई आदमी है, कुछ नीचे से वजन उठा के अगर अपने सर पे रखता है, कूली अगर सामान उठा के ऊपर रखता है, कुछ भी है, ऐसे केस में क्या हो रहा है, उस पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, नीचे से ऊपर उठा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी ऊपर है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, सेम डायरेक्शन में दोनों, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्क हो गया। अब देख लेते हैं जीरो वर्क डन कब होगा, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बने। अगर मान लो ये डायरेक्शन ऑफ एफ है और ये डायरेक्शन ऑफ एस है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा एंड थीटा इज, यहाँ पर थीटा कितना है, एफ इंटू एस इंटू कोस 90 एंड वैल्यू ऑफ कोस 90 इज 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू 0, यानी वर्क डन विल बी 0, 0 वर्क विल बी डन, ठीक है। अब ये क्या, ये कहां पर होता है, जीरो वर्क डन क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, तो जीरो वर्क डन कब होगा, देखो एक तो ये सिचुएशन बनती है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, यानी ये वाली सिचुएशन कब हो सकती है, जैसे अगर हम किसी स्टोन को टाई करके ऐसे सर्कुलर घुमा रहे हैं, ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस पर, जो सेंटर सेकिंग फोर्स है, वो उसकी वजह से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वर्क डन हो रहा है ना, वो 0 है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। इस पर की क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो कोई ऑर्बिट, जैसे अर्थ जो ऑर्बिट है, जैसे सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में अर्थ के सराउंडिंग अगर मूव कर रहा है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। या मान लो जैसे कोई एक
या जैसे कोई किसी लिफ्ट, जैसे कोई कूली है या कोई भी आदमी अगर जैसे वेट को ऐसे अपने हेड पे रखा हुआ है, बैलेंस करके अगर चल रहा है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ठीक है, ऐसे अगर चल रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो गया, इस केस में क्या है, जो फोर्स फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ नीचे, और यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, जो चल रहा है वो मूवमेंट वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के डायरेक्शन में के बीच में क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है भाई, जो कूली चल रहा है वो ऐसे चल रहा है स्ट्रेट इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ क्या है, नीचे की तरफ है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इस केस में वर्क डन क्या हो गया, 0। अब ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट वाली जो मोशन है, या जैसे हमने स्टोन को टाई करके इस तरह से घुमा रहे हैं, या एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उस सैटेलाइट पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो 0 क्यों हो रहा है, तो इसको समझते देखो। ये मान लो वो ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर इसका सेंटर है, तो इसके हर पॉइंट पर जैसे ही वो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इस जब यहाँ पर है ना, तब उसकी जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, यानी हर पॉइंट पर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब अगर मान लो घूमता हुआ ये यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ना वो ये है, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेंजेंट बनता है, इस सर्किल पर टेंजेंट बनता है हमेशा। तो एट एवरी पॉइंट द एंगल बिटवीन द एफ एंड एस इज 90 डिग्री। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेंटर की तरफ है, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, हर पॉइंट पर, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब ये यहाँ पर आ गया अगर ऑब्जेक्ट, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे है, अगर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, यानी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यानी हर बार क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एफ और एस है उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, और कोस 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए वर्क डन इज 0। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब दोनों के बीच में यानी एफ और एस के बीच में 90 से ज्यादा का एंगल हो। 90 डिग्री पे तो हो गया 0 वर्क डन, 90 से अगर लेस एंगल है तो पॉजिटिव वर्क डन, 90 से अगर ज्यादा है, 120 का है या 180 है, तब नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, 120 पे -0.5 है कोस की वैल्यू, और 180 पे -1 वैल्यू है, तो इन दोनों केसेस में नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। जैसे हम कंडीशन बात करते हैं, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कार है उस पर ब्रेक लगाया गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक वो भी थोड़ा दूर उधर खिसक के जाएगी, तो इस डायरेक्शन में डायरेक्शन, और अप्लाइड फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन है। जो ब्रेक इंजन ने जो ब्रेक में जो फोर्स लगाया ब्रेक अप्लाई करने पर, वो फोर्स पीछे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। अगर भाई उसी डायरेक्शन में फोर्स होता तो वो रुकती थोड़ी ना, वो तो और फास्ट हो जाती। जैसे हम एक्सीलरेटर दबाने पर, उसकी रेस बढ़ाने पर लगाते हैं ना, तब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो वो गाड़ी तेज भागती है। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो रुक जाती है। लेकिन ब्रेक अप्लाई करने की भी थोड़ी दूर तक वो रगड़ के चलती है, थोड़े आगे तक खिसक के जाती है, तो जा रही है उस टाइम डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, आगे, और उस टाइम उसके इंजन ने जो उस पर फोर्स डाला वो पीछे की तरफ, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। अगर हम सेकंड सिचुएशन है, जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है उस टाइम जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके द्वारा जो इस पर वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव है। ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपवर्ड, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया, तो -1 कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 180 पे -1, नेगेटिव वर्क इज डन। इसी तरह से एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। बाय फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज दी, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन ऑफ, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, इस पे पड़ा है ना, रोल कर रहा है, मान लो ये बॉल है या कुछ भी, ये रोल कर रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके नेगेटिव है, तो एफ और एस के बीच में कितना एंगल बन गया, 180, एंड cos 180 इज -1, तो यहाँ पर भी नेगेटिव वर्क डन है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन आ गया, उनकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है, जे से इसको डिनोट करते हैं, W = F × S, ये फॉर्मूला है। F की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स इज न्यूटन, फोर्स ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सो न्यूटन × मीटर, न्यूटन × मीटर इज इक्वल टू जूल। एक इसकी एक और यूनिट होती है, इसको कहते हैं अर्ग। ठीक है, अर्ग। अगर ये MKS में, अगर CGS में लेवे ना, सिस्टम CGS में, तो न्यूटन की दूसरी यूनिट होती है डाइन, मीटर की छोटी यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो डाइन और सेंटीमीटर में ये अगर लेते तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन
1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह आ गया 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर 2, सो 10 टू द पावर 7। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अर्ग इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क डन। ये इतने ज्यादा काम में नहीं आई, ये ध्यान देना आप थोड़ा सा। किलो जूल में 10 टू द पावर 3 जूल होते हैं। 1 किलो मतलब 1000, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। किलो का मतलब होता है 1000, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 और गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9। सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल, मेगा जूल 10 टू द पावर 6 जूल, गीगा जूल 10 टू द पावर 9 जूल। अब 1 जूल डिफाइन करना है हमको। 1 जूल का डेफिनेशन ये पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछते हैं, डिफाइन 1 जूल वर्क। भाई वर्क डन 1 जूल कब होगा? देखो W की वैल्यू यहाँ पर 1 कब आएगी? जब F इंटू एस इनका प्रोडक्ट 1 होगा तभी तो 1 आएगी। और इनका प्रोडक्ट 1 कब आएगा? जब ये दोनों की वैल्यू 1 1 हो, यानी 1 न्यूटन का फोर्स हो और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर, दैट इज 1 जूल। So 1 joule work is the amount of work done when 1 Newton force is applied on a body and the body displaced by 1 meter in the direction of force। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब उस पर वर्क डन 1 जूल होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन। तो ये 1 जूल हो गया। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, W इक्वल टू FS पे। एग्जाम्पल और क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन है। सिंपली ये था, फोर्स 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, कैलकुलेट दी वर्क डन। देखो 2 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट है, न्यूटन यानी फोर्स है, एन फोर्स है, तो F और S की वैल्यू आ गई तो W निकालना है। सीधा सा फॉर्मूला है, W इक्वल टू F इंटू एस। F की वैल्यू 5 न्यूटन, S 2 मीटर, तो 10 जूल वर्क डन आ गया। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस बाय 8 मीटर। ठीक है, ये भी सीधा सा है, W इक्वल टू एफ एस। न्यूटन में F है, मीटर में S है, ऐसा यूनिट में तो ऐसा यूनिट में आंसर आ जाएगा। 7 इंटू 8 कर दिया, 56 जूल आ गया। एक ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। पोर्टर लिप से लगेज हो 50 kg, ठीक है, 15 kg का वेट है, फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबाउ द ग्राउंड। 1.5 मीटर, मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट है, ये तो आ गया। लेकिन यहाँ पर F नहीं दिया हमें, सीधा डायरेक्ट नहीं दिया F की वैल्यू, यहाँ पर मास दे दिया। तब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो F का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारे पास 15 kg इंटू एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स हो रहा है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी को उठा के ऊपर रख रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जितना ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 होता है, राउंड ऑफ करके 10 मीटर ले लिया हमने। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू 150 न्यूटन। ये 150 यहाँ रख देंगे, इंटू 1.5 कर देंगे, W इज इक्वल टू 225 जूल। इस तरह से वर्क पर सिंपल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे जिनको हम कर सकते हैं। तो वर्क डन हमारा यहीं खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा बताना, लाइक करना है, फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो।